विपक्ष के मुताबिक बीजेपी में आते ही किन नेताओं पर रुक चुका है एक्शन। पहले नंबर पर आते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, दूसरे नंबर पर आते हैं शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी तीसरे नंबर पर आते हैं, चौथे नंबर पर आते हैं नारायण राणे, महाराष्ट्र येदियुरप्पा पांचवें नंबर पर आते हैं। विपक्ष का आरोप है कि कई नेताओं पर पहले सीबीआई और ईडी का एक्शन हुआ, लेकिन जैसे ही ये नेता बीजेपी में शामिल हुए उन पर कार्रवाई रोक दी गई। 31 जनवरी की रात झारखंड में बड़ा फेरबदल हुआ। ईडी ने सेना की जमीन घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन के नाम पर मुहर लगाकर राजभवन को सौंप भी दिया गया। लेकिन ये सब तो आप सभी जानते हैं, इसमें नया क्या है। हम बात आज झारखंड के मौजूदा राजनीतिक हालात पर नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे भ्रष्टाचार पर, ईडी पर, सीबीआई पर और उन नेताओं पर जो कभी केंद्रीय जांच एजेंसियों के टारगेट हुआ करते थे। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप इन्हीं जांच एजेंसियों ने लगाए थे। जांच भी चल रही थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये मामले ठंडे बस्ते में चले गए। खबर को शुरू करने से पहले आपको हमारा परिचय। गुड मॉर्निंग रांची न्यूज के लिए मैं हूं सनी और कैमरे के पीछे है हमारे सहयोगी आकाश। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय एजेंसियों के उन केसों के बारे में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सामने तो लाए गए, लेकिन उन मामलों में कितने केस ऐसे हैं जो सही साबित हुए और ये सभी जानकारियां विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप से जुड़े हैं। हालांकि ये आरोप जितने भी है कभी खबरों की सुर्खियां भी रहा करते थे। विपक्षियों के अनुसार बीजेपी की वॉशिंग मशीन में कितने दागी भ्रष्टाचारी नेता धुले, बीते 9 साल की पूरी लिस्ट आपको बताएंगे। विपक्ष का आरोप है कि कई नेताओं पर पहले सीबीआई और ईडी का एक्शन हुआ, लेकिन जैसे ही ये नेता बीजेपी में शामिल हुए उन पर कार्रवाई रोक दी गई। पिछले 9 सालों में 10 से अधिक ऐसे नेताओं के नाम अब तक सामने आए हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता में बीजेपी वॉशिंग मशीन का लाइव डेमो भी दिखाया था। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बीजेपी आती है तो भ्रष्टाचार भागता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी के बाद भ्रष्टाचार फिर से राजनीति के केंद्र में आ गया था। आजादी के बाद से ही भारत में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है और सभी पार्टियां इसे खत्म करने के दावे भी करती रही है। बीजेपी भी उससे कहीं अछूता नहीं है। पिछले दिनों सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ 14 दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बचाव में उतर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेता एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। कुछ दलों ने भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन छेड़ा हुआ है, लेकिन एक्शन जो है वह नहीं रुकेगा। प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद विपक्ष ने भी इस पर जोरदार पलटवार किया है। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मंच पर वॉशिंग मशीन लगाकर बीजेपी पर तंज कसा। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है और दागियों को धोकर सफेद कर देती है। ममता ने इसका लाइव डेमो भी दिखाया। उसी वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। खड़गे ने कहा कि विपक्ष के 95% नेताओं पर ईडी और सीबीआई के केस दर्ज हुए हैं, लेकिन जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनका दाग धुलकर साफ हो जाता है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, बल्कि वे कहते हैं कि बीजेपी में आकर भ्रष्टाचार करो। चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई तो फिर क्या कुछ कहा गया है। कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू, राजद, तृणमूल कांग्रेस समेत 14 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और ईडी एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों को सेलेक्टिव टारगेट करने के लिए भेजा जाता है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु
सिंघवी के मुताबिक ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत 2021-22 में 1180 केस दर्ज किए गए। 2019-20 में यह 981 था। सिंघवी ने कहा कि इस एक्ट के तहत अब तक सिर्फ 23 अभियुक्तों को ही दोषी ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का उपयोग किया जाता है। याचिका में गिरफ्तारी और जमानत को ढील देने की मांग की गई है और कहा गया है कि इसके जरिए सिर्फ विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि पिछले 9 साल में ईडी और सीबीआई ने बीजेपी के एक भी बड़ी नेताओं के यहां कोई कार्रवाई नहीं की है। कई नेताओं पर पहले से भी केस दर्ज है जो फाइलों में कहीं खो चुका है। विपक्ष का आरोप यह भी है कि कई नेताओं पर पहले सीबीआई और ईडी का एक्शन हुआ, लेकिन जैसे ही नेता बीजेपी में शामिल हुए और उन पर कार्रवाई रोक दी गई। बीजेपी में आने वाले नेताओं का भ्रष्टाचार जांच एजेंसी को क्या नहीं दिखता है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां पर ईडी, सीबीआई और आईटी को एक्टिव कर दिया जाता है। फिर कई नेताओं को डराया भी जाता है। डर से जो बीजेपी में जाने को तैयार हो जाते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है। चलिए अब जानते हैं कि बीजेपी विपक्ष के मुताबिक बीजेपी में आते ही किन नेताओं पर रुक चुका है एक्शन। पहले नंबर पर आते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री रहे हेमंत बिस्वा शर्मा पर शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने आरोपी बनाया था। शर्मा पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से उन्होंने 20 लाख हर महीने लिए, जिससे ग्रुप का कामकाज बेहतर तरीके से चल सके। शर्मा से अंतिम बार सीबीआई ने 27 नवंबर 2014 को पूछताछ की थी। हेमंता ने अगस्त 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। कांग्रेस का आरोप है कि इसके बाद सीबीआई ने हेमंता की फाइल बंद भी कर दी। हेमंता अभी असम के मुख्यमंत्री है। दूसरे नंबर पर आते हैं शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी में कद्दावर मंत्री भी रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी से सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ शुरू की थी। उन पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से फेवर लिया गया था। शुभेंदु पर बाद में नारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप लगाया गया, जिसकी जांच ईडी ने शुरू की। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि शुभेंदु जब टीएमसी में थे तब जांच एजेंसी उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन जैसे ही वे बीजेपी में गए तो सारे मामले वहीं उन्हें क्लीन चिट दे दिए गए। 2022 में बंगाल पुलिस ने शुभेंदु के खिलाफ शारदा घोटाले में जांच शुरू की। शुभेंदु वर्तमान में बंगाल विधानसभा में बीजेपी के विधायक दल के नेता यानी प्रतिपक्ष है। जितेंद्र तिवारी तीसरे नंबर पर आते हैं। पश्चिम बंगाल आसनसोल के कद्दावर नेता जितेंद्र तिवारी ने 2021 में तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया था। उस वक्त मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने इसका खुलकर विरोध किया था। सुप्रियो ने कहा था कि कोयला चोर और तस्करों को पार्टी में लाने का नुकसान होगा। सुप्रियो ने अपने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर यह भी कहा था कि कोल तस्करी केस में सीबीआई की कार्रवाई के बाद कुछ नेता बीजेपी में जाने की जुगत भी लगा रहे हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हालांकि हाईकमान ने तिवारी की एंट्री को हरी झंडी दे दी। तृणमूल का आरोप है कि तिवारी कोयला तस्करी में शामिल रहे हैं और उन पर सीबीआई का एक्शन रोक दिया गया है। चौथे नंबर पर आते हैं नारायण राणे। महाराष्ट्र शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि नारायण राणे को भी बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में डालकर पाक साफ कर दिया है। राणे अभी मोदी कैबिनेट में मंत्री है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को उन पर आदर्श सोसाइटी मामले में हेरफेर का आरोप भी लगाया था। साल 2012 में सोमैया ने सीबीआई को 1300 पन्नों का एक दस्तावेज भी सौंपा था। साल 2017 में किरीट सोमैया ने ईडी को पत्र लिखकर नारायण राणे की संपत्ति जांच करने की मांग भी की थी। सोमैया ने कहा था कि राणे मनी लॉन्ड्रिंग कर अपना पैसा सफेद कर रहे हैं। साल 2019 में नारायण राणे बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया।
शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि राणे को लेकर सीबीआई और ईडी ने जांच रोक दी है। बीएस येदियुरप्पा 5वें नंबर पर आते हैं। कर्नाटक में बीजेपी का चेहरा बीएस येदियुरप्पा पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। येदियुरप्पा को इसकी वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। येदियुरप्पा पर 2011 में 40 करोड़ रुपए लेकर अवैध खनन को शह देने का आरोप भी लगा था और लोकायुक्त ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। 2013 के चुनाव में येदियुरप्पा अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, जिससे बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बाद येदियुरप्पा की घर वापसी हो गई। 2016 में सीबीआई की विशेष अदालत ने येदियुरप्पा को क्लीन चिट भी दे दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में आने के बाद येदियुरप्पा के खिलाफ एजेंसी ने जांच ठीक से नहीं की है। 8वें नंबर पर आते हैं प्रवीण डारेकर। महाराष्ट्र 2009 से 2014 तक मनसे के विधायक रहे हैं। प्रवीण डारेकर पर 2015 में मुंबई कोऑपरेटिव बैंक में 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था। बीजेपी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया था, जिसके बाद आर्थिक अपराध शाखा को केस की जांच सौंप दी गई थी। 2016 में डारेकर बीजेपी में शामिल हो गए और विधान परिषद पहुंच गए। साल 2022 में आर्थिक अपराध शाखा ने भी उन्हें क्लीन चिट दे दिया। डारेकर अभी मुंबई कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के अध्यक्ष भी है। 7वें नंबर पर हार्दिक पटेल। गुजरात पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल पर बीजेपी सरकार के दौरान राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। हार्दिक को इसकी वजह से तड़ीपार भी रहना पड़ा था। हार्दिक पर 20 केस दर्ज किए गए थे। पटेल गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस का आरोप है कि राजद्रोह के केस से बचने के लिए हार्दिक ने यह कदम उठाया। हार्दिक अभी बीजेपी के विरमगाम से विधायक भी है। विपक्ष का कहना है कि इन नामों के अलावा सोवन चटर्जी, यामिनी यादव और भावना गवली जैसे नेताओं पर भी जांच एजेंसियों ने कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि सभी बीजेपी या फिर उनके सहयोगी पार्टियों में चले गए हैं। अब उन दो नेताओं की कहानी, जिस पर विपक्ष में रहने के दौरान बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी। दोनों नेता पहले बीजेपी के साथ गए और उन आरोपों से पहले तो पीछा छुड़वाया, फिर बीजेपी से फिर से बाहर निकल गए। इसमें 8वें नंबर पर है अजित पवार। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजित पवार पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप 2014 से पहले बीजेपी लगाती थी। इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई थी। अजित पवार को लेकर बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वे पवार को जेल में चक्की पीसने की बात कह रहे थे। 2019 में एक राजनीतिक उठापटक में अजित बीजेपी के साथ चले गए। पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर गठबंधन कर लिया और खुद डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद घोटाले से जुड़ी सारी फाइलें बंद कर दी गई। बाद में अजित पवार बीजेपी छोड़कर खुद की पार्टी में लौट भी आए। पर मुकुल रॉय है। पश्चिम बंगाल पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय पर भी 2015 में शारदा घोटाले में पैसा लेकर चिटफंड कंपनी फेवर देने का आरोप लगा था। रॉय ने 2017 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इसके बाद उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। साल 2019 में रॉय ने दावा किया था कि सीबीआई ने इस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दिया है और गवाह के तौर पर सिर्फ पूछताछ की है। हालांकि 2021 में मुकुल रॉय बीजेपी हाईकमान से खटपट होने के बाद फिर से पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल भी हो गए। ये थे ईडी, सीबीआई और आईटी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी था। बाकी चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। बधाई अगर आप भी देना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर का बटन भी दबा दीजिए और पेज को फॉलो भी करना ना भूले, ताकि ये वीडियो और ये अपडेट्स जो है वह दूसरे लोगों तक भी पहुंचते रहे। अंत में माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए गुड मॉर्निंग रांची न्यूज की ओर से ढेर सारी बधाई। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।